हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे संस्कृति आईएएस के चैनल पर। तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी चर्चा में चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। ताइवान, चाइना, ये सारा आप ट्राइंगल जो है पढ़ते रहते होंगे। तो हमारे जो रिलेशंस हैं ताइवान से कैसे हैं, उस पर जो है चाइना को या चीन का क्या एक तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है, उससे संबंधित एक आर्टिकल यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। देखिए आर्टिकल की हेडलाइन क्या है। मुंबई में ताइवान द्वारा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोलने पर चीन को समस्या। तो हाल ही में क्या हुआ है, ताइवान के द्वारा हमारे मुंबई में जो है एक आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है या फिर खोला गया है। वहाँ पे जो भी ये केंद्र होते हैं उनके बहुत सारे काम होते हैं, उनमें से एक होता है वीज़ा भी दिया जाता है। तो इसे क्या हो रहा है, चीन को समस्या हो रही है। जैसे आपने पढ़ा होगा, चीन जो है वन नेशन वन चीन की पॉलिसी फॉलो करता है। उसके तहत मतलब ये मानता है कि ताइवान जो है अलग राष्ट्र या अलग देश नहीं है, वो जो है चीन का ही हिस्सा है। और अगर आप कोई संबंध स्थापित कर रहे हो ताइवान के साथ, तो आपको जो है चीन से परमिशन लेनी होगी या फिर कुछ भी मान लीजिए। तो चीन अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस इस मामले में देता है। उसी से संबंधित यहाँ पर हम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, तो पहले तो हम ये बात करेंगे क्या पहली बार है या पहला कोई केंद्र स्थापित किया गया है भारत में ताइवान के द्वारा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर केंद्रों की स्थापना हो चुकी है। सिर्फ भारत में ही नहीं, अलग अलग देशों में भी स्थापना हो चुकी है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखते हैं कुछ चीज़ें चर्चा में क्यों है। तो मुंबई में ताइपे जो है राजधानी है ताइवान की, याद रखिएगा, मुंबई, ठीक है। तो मुंबई में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के आधिकारिक संचालन की घोषणा के बाद से चीन ने भारत से ताइवान के मुद्दे पर सावधानी बरतने का आग्रह किया है। तो चीन ने बोला है कि भाई जो है आप अगर हमसे रिश्ते अच्छा रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप ताइवान के साथ कैसे रिश्ते स्थापित कर रहे हैं, कैसे व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते बना रहे हैं ताइवान के साथ, आप उन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसी वजह से चीज़ चर्चा में चल रही है। अब यहाँ पे प्रमुख बिंदु क्या है इस न्यूज से संबंधित। अब हम न्यूज ही पढ़ रहे हैं, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि करंट में क्या चल रहा है। बाकी जो है बहुत बेसिक अगर आप पढ़ना है, ताइवान में क्या हुआ, चीन में क्या हुआ, तो आईआर तो पढ़ा होगा आपने। मेंस में भी पूछता है आपका, मेंस में तो पूछता है, साथ में प्रीलिम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि चीन ताइवान और चीन के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों के बीच सभी प्रकार के आधिकारिक संपर्क और बातचीत का कड़ा विरोध करता है। मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर कोई भी देश ताइवान के साथ बातचीत करता है या व्यापारिक आप संबंध स्थापित करते हो तो चीन इस बात का कड़ा विरोध करता है, ठीक है। आपको जो है अगर फॉरेन पॉलिसी अपनी बनानी है, उसको कैसे भी मेंटेन करना है, तो थोड़ा चीन के बारे में सोचना होगा, ठीक है। जैसे अगर आप उदाहरण ले तो जैसे कभी भी कोई देश हमारे व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं किसी देश से, और वो जब पाकिस्तान के साथ डील करता है ना, या पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ते बढ़ाता है या कम करता है, तो उससे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा था पहले, अब अलग हो गया है और हमारे रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं हैं वहाँ पे। तो चीन और ताइवान का भी कुछ यही सिनेरियो है कि जो अगर आप ताइवान के साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन करते हो तो चीन को वहाँ पे बुरा लगता है, ठीक है, या ख़राब लगता है, जो भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र आखिरकार क्या होते हैं जो स्थापित किए गए हैं, नाम के अनुसार ही हैं। जैसे आर्थिक और सांस्कृतिक, आर्थिक मतलब है व्यापार से संबंधित केंद्र स्थापित किया गया है। सांस्कृतिक का मतलब हो गया कि संस्कृति का आदान प्रदान किया जा रहा है। सांस्कृतिक कल्चरल चीज़ें जो हैं एक दूसरे के यहाँ बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, उनका प्रमोशन किया जा रहा है। तो आखिरकार ये आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र क्या होते हैं। तो क्या लिखा है, व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार होता है। इन केंद्रों के माध्यम से ही व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार होता है। दूसरा लिखा है, भारत में रह रहे ताइवान के लोगों या ताइवान जा रहे भारतीय लोगों की भी मदद होती है इसके माध्यम से। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से वहाँ जा रहा है, उसको कोई मदद चाहिए, तो वहाँ पर जो है भारत के कुछ केंद्र जो है ताइवान में स्थापित किए गए हैं। जैसे ताइवान ने अभी हमारे यहाँ मुंबई में स्थापित किया है, वैसे ही वहाँ पर भी हैं, जो लोगों की जो है लोकल, जो जिस देश के भी लोग आप हैं, आप अपने जाके केंद्र में मदद ले सकते हो, ठीक है। अगला क्या लिखा है, ताइवान ऐसे ही आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र कई देशों में खोल चुका है। जैसे आपको बताया मैंने कि ऐसा नहीं है कि पहली बार या पहले देश मतलब पहली बार किसी देश में
ताइवान के द्वारा कोई केंद्र स्थापित किया गया, और नहीं, इसके पहले भी अलग अलग देशों में स्थापित किए जा चुके हैं। यह उन देशों में ताइवान के दूतावास की तरह काम करते हैं। जो केंद्र होते हैं वो दूतावास की तरह काम करते हैं, साथ में क्या है, वीज़ा जारी करने वाले केंद्रों की तरह भी काम करते हैं। तो अगर आपसे कभी कोई स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि जो आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र जो हैं ताइपो या फिर दिल्ली मतलब हमारी भारत सरकार के द्वारा जो स्थापित किए जाते हैं अलग अलग देशों में या ताइवान के साथ जो स्थापित किए गए हैं, उनके काम क्या हो सकते हैं। हो सकता है सिर्फ ये स्टेटमेंट दे कि सिर्फ और सिर्फ वीज़ा जारी करते हैं, व्यापार से कुछ संबंध नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे भारत और ताइवान संबंधों के बारे में। अगर शुरुआती दिनों की बात करें कि जब जो चीन से अलग होकर ताइवान बना, मतलब बनाया उन्होंने खुद ही, तो उस समय हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। ठीक है, हम जो है इग्नोर कर रहे थे कि भाई ताइवान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं बनाने हैं। आप जाकर के जवाहरलाल नेहरू जो हमारे के प्रधानमंत्री थे तब के समय में देखिए तो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छी चीज़ें मतलब इन द सेंस कि ताइवान के साथ संबंधों को थोड़ा सा हमने अच्छा करने का प्रयास किया 1991 के बाद। ठीक है, 1991 के बाद किया। लुक ईस्ट पॉलिसी जब हम लेकर के आए तो हमें क्या था, ईस्ट एशिया के सारे देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने थे, तो हमने तब से चीज़ें अच्छी करने का प्रयास किया है। तो लिखा है यहाँ पे, भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी मानता है। मतलब अगर यहाँ पे पूछा जाए कि क्या भारत जो है चीन की वन चाइना पॉलिसी को मानता है, तो हाँ बिल्कुल मानता है। जैसे हम बोले कि भाई पीओके हमारा पार्ट है और तो इस बात को जो है चाइना मानेगा। ठीक है, वैसे ही क्या है यहाँ पे हम मानते हैं कि हाँ ताइवान जो है एक तरीके से चीन का हिस्सा रहा है, क्योंकि जो राजा चीन में राज्य करते थे वही राजा जो है ताइवान में पहले थे, लेकिन बाद में विभाजन हुआ, दो लोगों के बीच जो है मुठभेड़ हुई, एक दूसरे राज्य में चला गया और एक दूसरे, तो इसकी वजह से जो है अलग अलग दो देश अपने आप में उभर कर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम जो है फिर भी वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। ठीक है, ताइवान और भारत के बीच राजनयिक संबंध नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई ताइवान और भारत के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ जो है एक तरीके से आर्थिक संबंध या व्यापारिक संबंध ही स्थापित किए हैं, या फिर जो है सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित किया। इसके अलावा हमने कोई संबंध स्थापित नहीं किए हैं जिसकी वजह से चीन को कोई समस्या हो। फिर क्या लिखा है, ताइवान ने भारत में व्यापार करने के लिए ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोले हैं। जो तीसरा केंद्र खोला गया है, ताइवान ने दिल्ली में 1995 में पहला केंद्र खोला था। फिर क्या है, इंडिया ताइपेई एसोसिएशन, इसका नाम भी रखा गया है। 2012 में जो है ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र जो है चेन्नई में खोला गया है। दूसरा नंबर का चेन्नई में खोला गया था। ठीक है, 2012 में। पहला नंबर का जो है 1995 में जो है खोला गया था। ठीक है, दिल्ली में, याद रखिएगा। और जो तीसरा केंद्र अभी जो है मुंबई में खोला जा रहा था, जिसकी वजह से ये समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है, अब जब इतना हो रहा है तो हमें ये जानना जरूरी कि भाई चीन और ताइवान के बीच आखिरकार क्या हुआ था। देखो यहाँ पे लिखा है, ताइवान की नई साउथ बॉन्ड नीति। तो एक साउथ बॉन्ड नई नीति है ताइवान की, क्योंकि अब ताइवान क्या है, अपने आप में ग्रो कर रहा है। ठीक है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, मजबूत कर रहा है, और वो अपने आप को एज एक मतलब एक तरीके से स्वतंत्र देश की ही तरह मानता है। वो अपने आप को चीन का पार्ट या चीन के अंडर नहीं मानता है। ठीक है, तो उसकी एक उनके अपने अलग चुनाव होते हैं, उनके अपना एक अलग आर्थिक स्थिति है, या फिर मान लीजिए उनका कोई अलग उन्होंने इकोनॉमी सेट करके सब पूरा अलग चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 2016 में नई साउथ बॉन्ड पॉलिसी घोषित की ताइवान ने। मुख्य उद्देश्य था दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत के साथ संबंधों को विकसित करना। अगर इसका एक और एक तरीके से रीज़न बताऊंगी इन्होंने क्यों स्थापित किया है, तो वो नहीं चाहते थे कि उनका देश सिर्फ और सिर्फ चीन पर निर्भर हो व्यापार के लिए। वो चाहते थे कि मतलब जो ताइवान है अलग अलग देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए करे। देखो यहाँ पे लिखा है सारे अलग अलग देश हैं। अगर ये इमेज क्लियर नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के गूगल करिएगा, आपको सारे देशों की यहाँ पे सूची मिल जाएगी। लगभग 18 देश ऐसे हैं जिनके साथ उसने व्यापारिक संबंध स्थापित किए हैं इसके तहत। ठीक है, देखो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि क्या भारत और जैसे हमने बात की कि राजनयिक संबंध नहीं है हमारे ताइवान के साथ, लेकिन हम व्यापार करते हैं। अब वहाँ पे जो है चीज़ें इतनी अच्छी मिल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वहाँ पे अच्छे मिलते हैं, जो मोबाइल्स वगैरह में यूज़ करने वाली चीज़ें वहाँ से आती हैं हमारे देश में, तो हम व्यापार करते हैं। देखो लिखा है यहाँ पे
भारत और ताइवान का वार्षिक व्यापार 7 अरब डॉलर है। 7 हो सकता है, कहीं कहीं आपको 9 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा कि 7 अरब डॉलर है या फिर 9 अरब डॉलर है। ताइवान के कुल विदेशी व्यापार का 0.9% हम मतलब जितना भी व्यापार करता है विदेशों से ताइवान, उसका 0.9% भारत के साथ है। भारत के कुल विदेशी व्यापार का 0.8% हम उनके साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 1% भी नहीं हो पा रहा है। व्यापार मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन उपकरणों के क्षेत्र में ही है। जैसे आप देखते हो ना, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान, मेड इन ताइवान। ज़्यादातर आप जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देखते हो ना, वो मेड इन ताइवान ही होते हैं। कहीं कहीं मेड इन चाइना भी लिखा रहता है, वो भी ज़्यादातर होता है कि ताइवान में ही बने होते हैं, ठीक है। ताइवान भारत में निवेश करने वाले कुल 116 देशों में से 32वें स्थान पर है। जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे 32वें नंबर पर अगर कोई इन्वेस्टर है, कोई इन्वेस्टिंग कंट्री है, तो वो ताइवान है। उसने क्या किया है, हमारे साउथ इंडिया वाले पोर्शन में वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से संबंधित चीज़ें स्थापित की हैं। देखो लिखा होगा, सेमीकंडक्टर के कुल वैश्विक बाजार के 65% हिस्से का उत्पादन ताइवान द्वारा किया जाता है। तो मतलब क्या, जितने भी सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसका 65% उत्पादन कौन अकेले कर रहा है, ताइवान। मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब है, जैसे हम बात करते हैं, लेकिन भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए। जबकि हम क्या करते हैं, खरीद के ला के यहाँ पर ऊंचे दामों में बेचा जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा क्या है, चीन और ताइवान का विवाद। अब जब इतना पढ़ ही लिया है तो देख लेते हैं कि चीन और ताइवान आपस में क्यों लड़ रहे हैं, विवाद क्या है। देखो यहाँ पे ये आपको चीन दिख रहा है, लगभग 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको जो है ये थोड़ा सा दीप दिख जाएगा, यही ताइवान है। इसी को लेकर के यहाँ पर इशू बन रहा है। देखो, ताइवान चीन का दक्षिण पूर्वी तट से लगभग 100 मील दूर स्थित एक द्वीप है। 1683 से 95 तक ताइवान पर चीन के चिंग राजवंश का शासन था, ठीक है। तो पूरे एरिया पर किसका शासन था, चिंग राजवंश का शासन था। उसके बाद क्या है, दो सेनाओं में क्या है, लड़ाई हुई। चीनी कम्युनिस्ट सेना से हारने के बाद चैंग काई शेक कहाँ चले गए, ताइवान चले गए। उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल आज़ाद हैं, ये चीन रहा, ठीक है। ये ताइवान यहाँ पर आ गए, बोले कि हमारा जो है अलग है देश, हम अलग हैं, ठीक है। उसके बाद से ताइवान अपने आप को चीनी गणराज्य रिपब्लिक ऑफ चाइना मानता है। मतलब क्या है, बिल्कुल आज़ाद मानता है, ठीक है। लिखा है, ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है, किसी के अंतर्गत काम करने वाला परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। अपना संविधान है उसका खुद का, अपने चुने हुए नेताओं की सरकार भी यहाँ पे चलती है। तो किसी के अंतर्गत ये काम नहीं कर रहा है या अंदर काम नहीं कर रहा है। 1979 में अमेरिका ने वर्तमान चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और इसे चीन की एकमात्र वैध सरकार के रूप में मान्यता दी। शुरुआत में यही था, सारे देश यही मान रहे थे कि जो ताइवान है वो चीन का ही पार्ट है। और चीन की एक सबसे बड़ी जो है शर्त है कि अगर आप हमारे साथ जो है व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं या राजनीतिक संबंध, किसी तरीके के संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको जो है वही वन चाइना पॉलिसी वाला स्कीम आपको मानना पड़ेगा। वर्ष 1979 से पहले अमेरिका ने ताइवान को ही चीन के रूप में मान्यता दी थी। उन्होंने क्या किया था, पहले ताइवान को ही चीन के रूप में मान्यता दी थी। और इसके वजह से हुआ ये था कि सुरक्षा परिषद में ना ताइवान की सीट भी चली गई, चीन को ही मिल गई थी। चीन ने ताइवान को हमेशा से ऐसे प्रांत के रूप में देखा है जो उससे अलग हो गया है, ठीक है। चीन मानता है कि भविष्य में ताइवान चीन का हिस्सा बन जाएगा। जैसे अगर हम अभी बात करें तो पीओके वाला ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यही मान के चलो कि चीन जो क्या सोचता है कि भाई ताइवान मेरा ही पार्ट था, अलग हो गया है, कल को जो है हम एक साथ हो जाएंगे या मेरे अंडर ही आ जाएगा, इसलिए वो अपने आप को उसका मालिक मानता है या फिर उसको जो है अपना ही पार्ट मानता है। चीन जब भी किसी देश के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करता है तो वन चाइना पॉलिसी अगर आप मानोगे तभी आपके साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप जो है अलग देश के रूप में उसको देखते हो ना ताइवान को, तो आपके साथ जो है कूटनीतिक संबंध जो है स्थापित ही नहीं किए जाएंगे चाइना के द्वारा। उनकी जो है एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना, वो यहाँ पर उन्होंने सेट कर रखी है चीन ने, ठीक है। तो इसीलिए अभी थोड़ा गुस्सा हो रहे हैं
चाइना के द्वारा गुस्सा किया जा रहा है भारत पर कि एक हो, दो हो, तीसरा भी केंद्र स्थापित कर लिया है। तो अगर आप जो है वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हो तो थोड़ा सा सोच समझ के अपने रिश्तों को जो है ताइवान के साथ आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आईआर का टॉपिक जो हमने अच्छे से कवर किया है। भारत के पर्सपेक्टिव से भी टॉपिक को देखा है, चीन के पर्सपेक्टिव से भी देखा है, साथ में चीन और ताइवान का क्या आपसी संबंध रहा है, और वैश्विक मतलब अलग अलग जो विश्व के अलग अलग जो देश हैं उनका क्या यहाँ पे एक तरीके से विचारधारा है चीन को लेकर के, ताइवान को लेकर, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले सारे वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।